अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। कराची में मंगल के रोज़ एक बड़ी कार्रवाई हुई जहां पर पुलिस और आईबी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके शहर में कोकेन क्वीन पिन कहलाई जाने वाली क्वीन पिंकी, अनमोल इनका असल नाम है, इनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया। ये कार्रवाई हो गई, लेकिन इसके बाद जब अदालत में पेश किया गया उसकी जो मनाजिर, ये देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं। ये जो मनाजिर जब अनमोल उर्फ पिंकी के चलते हुए कमरा अदालत की तरफ सामने आए तो इसने और सबको चौंका दिया कि ये चलने का अंदाज़, ना कोई गिरफ्तार मुलजिमा के हाथ में हथकड़ी, ना कोई पुलिस का पकड़ के उसको लेके आना, बल्कि इतनी दीदा दलेरी से चल के आना। और फिर जो जिस तरह से पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था उससे मुतल्लिक इंकशाफात आते चले गए तहकीकात में, उसने तो होश उड़ा दिए। अच्छा, अब जो तफ्तीश हुई है उसमें पता चला है कि कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मनशियात फ़रोख्त करती थी। न सिर्फ ये बेचती थी बल्कि ये ख़ुद बनाती भी थी केटामीन और दीगर मनशियात। कोकेन का बहुत बड़ा नेटवर्क था, ऑनलाइन पूरा का पूरा लेन देन होता था, बड़े बड़े लोग थे जो इनके कस्टमर्स थे। थानों में, पुलिस के थानों में बाकायदा तौर पर माहाना भत्ता जाता था कहीं इसको, या ये वहाँ से लेती थी, वहाँ पर पैसे भिजवाती थी। पंजाब में भी इनके नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। जो डिटेल्स आ रही हैं ये इंतहाई तशवीशनाक और सवाल उठाती हैं, ख़ासकर इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। इतने सालों तक ये किस तरह से बग़ैर किसी कार्रवाई और धड़ल्ले से काम होता रहा, पुलिस की मिली भगत से उसके ऊपर, और फिर पूरे के पूरा जो ये ड्रग्स का नेटवर्क है इसके ऊपर। इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि अब मुख्तलिफ़ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया जा रहा है और तफ्तीश में जैसे जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बाहर आएंगी मज़ीद भी इसके ऊपर ये जो गिरफ़्तारी हुई है, ये इसके ऊपर पुलिस के किरदार को सराहना चाहिए कि जिस तरह से पकड़ा गया पिंकी को और फिर तफ्तीश हो रही है, नेटवर्क बेनकाब किया जा रहा है और भी लोगों पर हाथ डाला जा रहा है, या फिर जिस तरह इतने सालों तक ये पूरा कारोबार चलता रहा और पुलिस की सरपरस्ती कहें इसको, मिली भगत कहें इसको, उसमें चलता रहा, उसके ऊपर सजरिश होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। हमारे तज्ज़ियाकारों से जानते हैं ज़रा। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, OTT की सीरीज़ में हम देखते हैं ऐसे एक शख्स होता है या शख्सियत होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ड्रग्स और सारे पुलिस महकमे इदारे उनके साथ मिली भगत से होता है। ये तो लिटरली कोई OTT की सीरीज़ हमारे सामने इस हफ्ते रीप्ले हुई है। बट आपके ख़्याल में इतनी दीदा दलेरी से जो ये ऑडियो लीक्स भी सामने आई हैं, ये होता रहा, लेबल्ड बॉक्सेस जिनसे वापस ट्रेस किया जा सकता है, ये कहना मुल्जिमा का कि कर लो जो कर सकते हो, ये सब कुछ क्या सिग्निफाई करता है? बहुत शुक्रिया अलीना। जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनके हमने वॉइस नोट सुने, या जिस तरीके से भी आपने उनकी वॉक दिखाई कोर्ट रूम में, ना कोई पुलिस वाले ने उनको हिसार में लिया हुआ था, ना हथकड़ी लगाई हुई थी, बल्कि उनको एक तरीके से प्रोटोकॉल दे के रास्ता बता रहे थे कि किस दरवाजे के अंदर आपने जाना है। ये तो उनका कॉन्फिडेंस बताता है इस पूरे सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो उनको सब सपोर्ट हासिल है, जैसे अब उनके इंकशाफात से भी सामने आ रहा है कि पुलिस में सपोर्ट होगी, इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल तबके में सपोर्ट होगी, तो बड़ा वाजे है कि उनको ना किसी चीज का डर था, ना किसी का खौफ था। वरना आप बताइए कि कैसे हो सकता है कि एक औरत बैठ के इतना बड़ा रैकेट चला रही हो कि उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ कराची में महदूद नहीं है, पंजाब में, लाहौर में, दीगर जगहों तक उसका पूरा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो ये तो तभी हो सकता है जब उसको पुष्पनाई हासिल हो, जो कि क्लियरली लगता है इस केस में है। अब क्या वजह बनी कि उसको अब अरेस्ट किया गया है, कितना ये आगे जाएगा मामला? आपने देखा कि इतने संगीन जराइम में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट ने रिमांड तक नहीं दिया, और इंटीरियर मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है सिंध के, वो आके कह रहे हैं कि बड़ी हैरानी की बात है कि एक दिन का भी जो है फिजिकल रिमांड नहीं दिया गया, फिर मर्डर चार्जेस लगा के 3 दिन का उनका रिमांड लिया गया है। तो यानी ये तो लगता है कि पूरा सिस्टम जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। और बदकिस्मती से ये पहला वाकया तो नहीं है। अभी हमने देखा था पिछले साल मुस्तफा नामी लड़के जिसको कत्ल किया अरमगान ने, और बड़ा कह सकते हैं ना एक हॉरिफिक इंसिडेंट था, जिस तरीके से उसको मारा पीटा और फिर जलाया गया। वो अरमगान क्या कर रहा था? वो कराची के पॉश इलाके डिफेंस में बैठकर ड्रग्स का काम कर रहा था,
आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो वहां पे गार्ड्स कितने लेके घूमता है, क्या काम कर रहा है वहां पे। उसने कोई डब्बा भी बनाया हुआ था वहां पर जिससे वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर रहा था। और मैं फॉर अ फैक्ट जानता हूं कि उस गली में काफी इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं जहां पे उसका घर था। लेकिन आप देखें कि बीच एक पॉश इलाके में बैठ के वो एक एक्टिविटी कर रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। पहली मर्तबा जब पुलिस ने छापा मारा वहां पर, और वो भी इसलिए कि पता चला कि मुस्तफा जो है वो किडनैप हुआ है और शायद उसका मुलजिम ये हो सकता है, तो उसने डीएसपी पे फायर खोल दिया, जो शायद पिछले दिनों शहीद भी हो गया है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली जख्म इतने ज्यादा थे कि पिछले दिनों वो इंतकाल कर गए। तो यानी आप ये देखें कि पूरा सिस्टम ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। और इसीलिए तो आज हम बैठ के बात कर रहे हैं कि शहरों में चाहे पार्टीज हो, नॉर्मल गेट टुगेदर्स हो, स्कूल्स कॉलेजेस हो, वहां तक ये ड्रग मुख्तलिफ जो अवेलेबल होती है वो कितनी आसान हो गई है लोगों के लिए, बच्चों के लिए कितनी आसान हो गई है, उसकी फराहमी कितनी आसान हो गई है। तो ये अगर हम इन लोगों को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, और जो अभी कुछ नाम आ रहे हैं, जो लिस्टें सामने आ रही है, उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो सप्लाई उनको करती थी ड्रग्स, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, मतलब भी बड़ी खौफनाक स्टोरी है। इसका मतलब तो ये सारे इसके हिस्सेदार हैं इस क्राइम में। और आप देख रहे हैं, मतलब सिंध में तो क्या ही बात करें। अभी आपने देखा तमाम लोग यही बता रहे हैं ना कि शीमा किरमानी को उस दिन किस तरीके से अरेस्ट किया गया जब वो औरत मार्च के लिए जाना चाह रही थी। तो एक्टिविस्ट हो, नर्सेज हो, टीचर्स हो, जब वो कोई मुतालबा करते हैं, सड़कों पे आते हैं एहतजाज करने के लिए, तो पुलिस उनको मार पीट के जो है पकड़ लेती है। यहाँ अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर्स हो उनको आप ढूंढ के पकड़ लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा रैकेट एक चल रहा है इस मुल्क में, उसको कोई जो है उसको कोई पकड़ नहीं रहा। तो ये तो क्लियरली ऐसा लगता है कनाइवेंस है, और इनको सपोर्ट हासिल है। इरादा ही नहीं था, इंटेंट ही नहीं था पकड़ने का, वरना इतनी बड़ी एक्टिविटी, इतनी बड़ी कार्रवाई ऐसे हो रहा हो और किसी को पता ना हो, ये इम्पॉसिबल सी बात है। महेश साहब, आपकी क्या इस बारे में मालूमात हैं? ये पिंकी इतने सालों से कहती है मैं कर रही हूँ, फिर जिस तरह की लीक्ड ऑडियोज सामने आ रही हैं उससे तो पता चलता है कि कितनी दीदा दलेरी और कितने कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ हो रहा था। इस वक्त कैसे फाइनली गिरफ्तारी अमल में आई, और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर पुलिस और इसमें मजीद सरपरस्ती भी हो सकती है? कैसे तहकीकात हो? कुछ नहीं होगा, चंद माह की कहानी है। कुछ दिन हमारे मीडिया की जीनत बनी रहेगी ये ख़बर, और उसके बाद एक नई ख़बर आ जाएगी। बरसों से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं, किस तरीके से केसेस बनाए गए, किस तरह हाईलाइट किए गए, किस तरीके से स्टोरीज़ दी गई। और उसके बाद तो सराहना तो उस सूरत में होता है कि जब आप किसी को पकड़ कर सज़ा दिलवाएं। इससे पहले जो केसेस थे उसके ऊपर उसका क्या हुआ? तो पुलिस से तो ये सवाल करना चाहिए, पुलिस से तो ये सवाल होना चाहिए। ये कहना, जब बात घरों तक पहुंच जाती है, कुछ घरों तक पहुंच जाती है, उसके बाद ये होता है कि भाई ये तो अब चीज़ मेरे घर तक आ गई है, उसके बाद हमें कुछ नहीं आता। अदरवाइज़ देखें, वो जो जुमले कह रही है वो गलत नहीं कह रही है, ये कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उसे पता है कि कहाँ से चीज़ निकल सकती है, कहाँ से वो आ सकती है। उसकी जो ये माजरत के साथ उसकी जो ये कैट वॉक है, ये आपकी सोसाइटी पर एक तमाचा है, आपके सिस्टम पर एक तमाचा है, आपकी सरकार पे एक तमाचा है, और आपकी जुडिशरी पर एक तमाचा है। आप मुझे बताएं, जब वो इस तरह गई होगी तो मैजिस्ट्रेट ने उधर क्वेश्चन क्यों नहीं किया पुलिस वाले से कि हथकड़ी क्यों नहीं लगी हुई? ये क्यों नहीं उससे सवालात क्यों नहीं किए गए? और खट से जुडिशल रिमांड कैसे दे दिया गया? सबसे पहली मर्तबा तो जुडिशल रिमांड दिया ही नहीं जाता। अब जाहिर है वो कोई पीका के तहत तो गिरफ्तार नहीं हुई थी कि उसे हथकड़ी पहना के पेश किया जाता। ये तो पीका के तहत साफ़ी पकड़े जाते हैं तो उन्हें हथकड़ी लगा के पेश किया जाता है, और फिर कभी पुलिस कस्टडी हो जाती है, कभी जेल कस्टडी हो जाती है। और जेल भी ये तो दूसरे ही दिन उसको आप देखें ना कि कितना बड़ा आपके सिस्टम का कितना बड़ा सिस्टम पे तमाचा है। एक दिन जुडिशल कस्टडी, सेकंड डे पुलिस कस्टडी, यानी उसको वो 24 घंटे भी शायद जो है जेल में नहीं रही। और जेल में अगर वो रहती और अब भी अल्टीमेटली वो जेल जाएगी, तो जेल के नेटवर्क का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मैंने तो अंदर से देखी हैं चीज़ें, जेल के अंदर भी देखी हैं और अदरवाइज़ भी, कि जेल में जितना ड्रग्स हो जाए, आर्म्स हो जाए, कौन सी चीज़ है जो आपको जेल में अवेलेबल नहीं है? तो वो तो एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।
पकड़ी इसी गालिबन इसी वजह से पकड़ी है, पूरी अथॉरिटी के साथ मैं ये बात नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि आपकी बहुत सी जगहों पे इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई और बहुत सा प्रेशर बना। वरना देखें 1986 में जो, क्योंकि कराची में ड्रग का सबसे बड़ा जो गढ़ था वो सोराब गोड था, और 96 में जब ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन को अभी कंप्लीट नहीं होता, अभी शुरू हुए शायद चंद दिन ही हुए थे, उस ऑपरेशन को रुकवा दिया गया। और ये बात किसी और ने नहीं, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मुझे बराह रास्त उस इंटरव्यू में कही, वो शायद इंटरव्यू मौजूद क्यों रुकवाया गया? ऊपर से प्रेशर, इसलिए कि देखें मैं आपको बताऊं, अगर आप गौर करें कौन आपकी ड्रग्स और आर्म्स और ह्यूमन स्मगलिंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपकी पॉलिटिक्स को पोल्यूट किया है, जिसने आपके सिस्टम को पोल्यूट किया है। आपकी पॉलिटिक्स में ये जो पैसा आया है, पैसा की रेल फेल है। आप उस ज़माने में इवन न्यूज़ वीक और उस ज़माने के अमेरिकन मैगजीन्स भी पढ़ लें, उसमें नाम है लोगों के कि कौन कौन लोग ड्रग्स में और उसमें हेरोइन उसमें इन्वॉल्व रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद ये कल्चर फैलता चला गया। उसमें मेरे पास अब भी एक पुरानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मैं स्टेट डिपार्टमेंट की पढ़ी हुई है, जिसमें नाम बताए गए उन्होंने कि ये लोग ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान में जो ये चीज़ें ड्रग्स और इसका आया है, इसमें नाम सिर्फ तब्दील होते हैं, कारोबार चलता रहता है, वो कारोबार नहीं रुकेगा। इसलिए कि जो लोग कारोबार रोकने वाले होते हैं, अगर उन्हीं के देखे किस तरीके से ये सवाल हमेशा किया जाता था कराची में कि भाई कराची में असला आता कहाँ से है, कराची में ड्रग्स आती कहाँ से है, जितने बॉर्डर क्रॉस, इतनी जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए पहुंचते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? कराची से 19,000 कंटेनर्स कैसे गायब हो जाते हैं? और उसकी इंक्वायरी के नतीजे में कुछ क्यों नहीं होता? जो 50 बिलियन का वो स्कैम था। तो ये अनमोल, पिंकी वगैरह, तो ये तो बहुत छोटे कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स अपनी कुछ गलतियों की वजह से पकड़ लिए जाते हैं, किसी से ज़्यादा वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह शायद इसका स्टाइल भी वही अंदाज लग रहा था। अच्छा, यानी आप समझ रहे हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट, ये रोज की कहानी है। अपने आप को ज़्यादा समझ ये सवाल तो जुडिशरी से करना चाहिए कि अगर इसके खिलाफ वो थे, और ये सवाल पुलिस से करना चाहिए कि माजी में इसके केसेस इतने कमज़ोर क्यों बनाए गए, जिसकी बिना पे वो बेल आउट हो गई, जिसकी बिना पे वो लाहौर चली गई। बातें की आपने उसमें। महमल, ये बताएं, इस वक्त ये जो सारी की सारी एपिसोड हुई है, आप इसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा कर रही हैं? और जैसे वज़ीर साहब ने अभी कहा, शहजाद ने भी कमोबेश, कि पूरे सिस्टम का लैप्स है, ऐसे में क्या तवक्को करनी चाहिए किसी इंक्वायरी की, किसी तहकीकात की, या बस वही होगा कि जो छोटे नाम है उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? देखिए रीना, जो पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, ये तो एक पहला स्टेप है। जो असल चीज़ है वो तो है ही तहकीकात, क्योंकि जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा कि क्या खाली यही है इस नेटवर्क के अंदर, या इसके पीछे कोई बिग प्लेयर्स हैं, सप्लाई कहाँ से आती है, बाकी जो है वो किस तरीके से किसी और मुल्क से अगर कोई स्मगलिंग हो रही है, बन कहाँ रही है, ये सारा कुछ एक पूरी चेन है, वो सब भी जो है उस तक जाना बहुत ज़रूरी है। और अलीना, मैं समझती हूँ कि इसके अंदर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो निज़ाम खुद भी एक, आप समझे कि उसकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े जब नेटवर्क्स अनकवर होते हैं और इस तरह की जो चीज़ें जो बताया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं कि कितने बड़े स्केल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या कस्टम्स वालों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, या और जो हमारे निज़ाम के अंदर अदालतों के अंदर होते हैं इस तरह की जो जिनकी होती है कि वो बेल दे देते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सवालात उठाते हैं। अलीना, आपको शायद याद होगा 2023 में एक केस हुआ था हमारे पंजाब के अंदर कि कैसे ड्रोन्स के जरिए जो है वो भारत के अंदर जो इंडियन पंजाब के अंदर जो वो ड्रग्स स्मगल हो रही थी, और उसके अंदर मुबैना तौर पर एक पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल थे हमारे। तो ये जो चीजें ये ऐसे तो नहीं हो सकती। और अलीना देखिए, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि
कोई भी ड्रग सेलर वो उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, खास तौर पे ये जिस किस्म की हार्ड ड्रग्स ये बेच रही थी और जो सामने चीजें आ रही हैं, क्योंकि ये कामला हयात ने पिछले साल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा था, यूथ बल्ज की बात हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप देखें कि जो यूज ऑफ ड्रग्स है यंग लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा जो है काफी बड़ा भी है, खासतौर पे वो लोग जो 35 साल से कम है, और 14-15 साल के बच्चों का भी इंकिशाफ हुआ कि वो जो है ड्रग अब्यूज करते हैं। अच्छा, और 6.7 मिलियन उन्होंने कहा कि नॉन ड्रग यूजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 2 मिलियन एडिक्ट्स हैं। और फिर आइस और ये बाकी जो नशों की भी बात हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर अलीना ये देखें, ये तो एक आप एक बच्चों के लिए एक डेथ सेंटेंस है, यानी कि आप उनको किस किस्म की ये जो चीजें अवेलेबल होती हैं और अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, अपनी आंखों के सामने सुने हैं कि उनकी डेथ्स हुई हैं, और माँ बाप के लिए और फैमिलीज के लिए कितना ही ट्रॉमेटाइजिंग चीज होती है। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, जहां एक तो ये कि पीछे कौन है, यानी बिग फिश कौन है, उनको भी पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि खाली इनको पकड़ लिया है तो बाकियों की तरफ तहकीकात ना की जाए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अलीना इंपॉर्टेंट है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि केस भी अगर हो तो वो जो एविडेंस के साथ इसको एयर टाइट बनाया जाए। कि हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल, शुरू में बात होती है, उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो लोग कहाँ गए। हमने कई इस तरह के केसेस के बारे में सुना जो 1-2 साल बाद पता ही नहीं, कुछ खबरें भी आई कि जी शायद वो छोड़ दिया गया, मुल्क भी छोड़ के चले गए। इस तरह की चीज भी नहीं होनी चाहिए। फिर अलीना जो अपनी अकाउंटेबिलिटी है, जो सिस्टम की, निजाम की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। वो जैसे मैंने कहा, वो पुलिस में हो, वो कस्टम में हो, वो अदालतों में हो, क्योंकि हमने अदालतों में भी ऐसे केसेस देखे हैं कि वो ड्रग्स के वाले के ऊपर वो क्या ये देते हैं कि केस इतना स्ट्रांग नहीं था तो इसलिए बेल दे दी गई, लेकिन कुछ केसेस के अंदर अदालतें भी जरूरी नहीं हुए क्लासिफिकेशन अगर ड्रग्स की इस तरह की हार्ड ड्रग्स की हो तो वो उसके ऊपर इतना आसान नहीं होता जमानत वगैरह लेना। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है, और ये बहुत अहम है अलीना कि जो भी ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स इस तरह के हों, उनको बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आगे की नस्ल तबाह कर रही है। ठीक है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इरशाद भट्टी साहब को शामिल करेंगे। ड्रग क्वीन पेन की गिरफ्तारी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, बाकी सारे तज्जियाकारों ने इस बात का इजहार किया कि उनके ख्याल में सिस्टम और ख़ासकर पुलिस की मिली भगत के बगैर तो इस तरह से इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता। लेकिन अब आगे इस बारे में क्या समझा जाए? क्या ये कार्रवाई करना, ये फैक्ट कि इतने सालों से चल रहा था बट अब ये कानून की पकड़ में आई है, क्या ये इशारा लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरियस है अब इस मामले में और इसकी रोकथाम के लिए, या नहीं? क्या मासूम सवाल है मैडम शेख। कौन सा कानून? इस मुल्क में कानून है अमीरों के लिए, इस मुल्क में कानून है बड़ों के लिए, ओहदे वालों के लिए, पैसे वालों के लिए। आपका सवाल भी बड़ा मासूम है कि सराहा जाना चाहिए इस पूरी कार्रवाई को या तहकीकात होनी चाहिए इस पूरी कार्रवाई को। किस बात को सराहा जाना चाहिए? कोई बात रह गई है कि उस बात को सराहा जाए? जो कुछ सामने आ चुका है, क्या इसके बाद कोई कसर रह गई है कि इसे सराहा जाए? मैं माहाना 2 करोड़ की मुंशियात फ़रोख्त करती थी सिर्फ कराची में, और थानों को बाकायदा माहाना लाखों रुपए देती थी। एक अफसर ने भाई को पकड़ा, रिश्वत लेकर छोड़ा। राइडर्स को पकड़ा तो 1 करोड़ रुपए देकर रिश्वत देकर जान छुड़ाई। अफसोसनाक और शर्मनाक। और तहकीकात होनी चाहिए। कितने मासूम हैं लोग। कब भरेगा हमारा पेट इन तहकीकात से, इस कानून से, इस मुल्क के निज़ाम से जो जिसके चप्पे चप्पे से बदबू आ रही है, जिसके हर इट पट्टो ते थल्लो कोई नवा स्कैंडल निकलता है। यानी खौफ खुदा कोई नहीं। शाहरुख जतोई केस का क्या बना? अब्दुल मजीद अचकजई केस का क्या बना? कराची में जिस अमीरजादी ने बाप बेटी को कुचल दिया था उस केस का क्या बना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे का केस क्या बना? और ऐसी 20 कहानियां कहाँ हुई है तहकीकात? कब हुई है तहकीक? क्या बना तहकीक का? बड़ों, पैसे वालों, ओहदे वालों के लिए तो हर काम करके ये मुल्क जन्नत है और हर जुर्म करके ये बेगुनाह होते हैं। फिर अफसोसनाक और फिर शर्मनाक। मुझे बताइए मैडम शेख, अब तक क्या तहकीक हुई है? जिस फ्लैट से गिरफ्तारी हुई वो मशकूक, जिस तरह गिरफ्तारी हुई वो मशकूक,
जिस तरह प्रोटोकॉल मिला और जिस तरह प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया, जिस तरह कोई रिमांड नहीं मिला, जिस तरह रिमांड दे दिया गया, वो सब मशकूक। जिस तरह ये खबर आई और छा गई, वो मशकूक। इतनी बड़ी मुनशियात फरोश, इतने ताल्लुकात जिस बेबसी में पकड़ी गई, वो मशकूक। जितना पैसा, जितने बासर गाहक, जिस तरह बेयारो मददगार इस वक्त वो पुलिस के पास है, वो मशकूक। सवाल ये भी है मैडम शेख कि क्या अभी पता चला है पिंकी नेटवर्क का इन सारों को? ये जो कोई इधर वजीर दाखिला बोल रहा है, इधर आईजी बोल रहा है, इधर डीआईजी बोल रहा है, इधर 3 इंक्वायरियां, इधर बयानातबाजी, इधर मॉरल पुलिस खड़ी हो गई, ये सब कहाँ थे लोग? ये कोई किसी जजीरे पर हो रहा था, समंदर के इर्द गिर्द घिरा हुआ जजीरा, उसमें हो रहा था जहां कोई बंदा नहीं था। क्या पुलिस को पहले नहीं पता था सबका? और क्या जो एक मिडिल पास लड़की 10 मुकदमों में पहले से शामिल थी और जिसके पुलिस रिकॉर्ड में 2 नाम हैं, जो पहले खुद मुंशियात इस्तेमाल करती रही, फिर मुंशियात बेचती रही, फिर मुंशियात बनाती रही, किसी चीज का कोई पता नहीं चला? तो कहां तक आप चाहते हैं तहकीकात? किसने करनी है तहकीकात? तहकीकात करने वालों के हाथ साफ हैं और तहकीकात करने वाले इस काबिल हैं कि वो आजादाना तहकीकात करें। इस लाहौर में पुलिस अफसर है, कोई 18 मरतबा पकड़ा गया और छूट गया है इन्हीं चक्रों में। अच्छा। वो आज भी अपने ओहदे पर मौजूद है। और ये एक किरदार नहीं है, ये मेन किरदार नहीं है। और ये सिर्फ मुंशियात पे मुझे नहीं लगता कि ये पकड़ी गई हैं। ये कोई पीछे कोई और लेन देन था, जो बड़े हाथ थे वो नाराज हुए मेरा ख्याल से। कोई पैसे का लेन देन था, कोई फड्डा था, कोई झगड़ा था, कोई तनाजा था, जिसकी वजह से इस तरह पकड़ी गई है। और जो असल कोकेन बादशाह हैं, जो असल किंग मेकर हैं, वो पता होंगे सारों को कि वो कौन है। वो ना पहले पकड़े जाते थे, ना अब पकड़े जाएंगे और ना आइंदा पकड़े जाएंगे। बल्कि उल्टा पिंकी कुछ अरसे के बाद बाइज्जत तौर पर जिस निज़ाम में डबल शाह जब छूटता है तो उसको हार पहनाए जाते हैं, इस निज़ाम से छूटकर अपने पुराने जगह पर आ जाएगी। तो हौसला रखें। भट्टी साहब ने बात 100% ये जो सवालात उठाए हैं ये बड़े पते के। मज़द साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? ये कब गिरफ्तार हुई? ये तो शो की गई ना गिरफ्तारी, तो जिस दिन शो की गई है, मेरी इत्तलात के मुताबिक उससे 1 हफ्ते पहले इसको पकड़ के कराची लाया गया था। वो जो 1 हफ्ते का पीरियड है, कराची लाया गया था। कहाँ से? लाहौर से पकड़ के कराची लाया गया। लाहौर से कराची लाया गया था, गिरफ्तारी शो होने से कोई 1 हफ्ते पहले। अच्छा। अब उस 1 हफ्ते में वो कहाँ रखी गई, उससे क्या तहकीकात हुई, क्या चीज़ें मिली हैं, कौन सी लिस्ट मिली हैं, क्योंकि उस वक्त तक उसकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई। सर तो ये बताएं ना हमें, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी आपकी इत्तलात क्या है। ये क्या लाहौर में किसने पकड़ा, क्या कार्रवाई हुई सारी जाके? तो यहीं की पुलिस गई थी। अच्छा। वो लेकर आए हैं उसको, लेकिन वो जो 1 हफ्ते का पीरियड है, वो पीरियड जाहिर है आप ऑफिशियली पूछेंगे तो वो डिनाई कर देंगे। वो तो कहेंगे कि ये आज जिस दिन शो किया है उसी दिन वो हुई है। एक केस में अच्छा, जब मैंने जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही, जो कोई सेंस नहीं बना रही, जैसे वो यही है कि इनिशियली इस तरह के केसेस में जिस वक्त पकड़े जाते हैं लोग, उनकी गिरफ्तारी उससे कई दिनों बाद शो की जाती है। उस दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से लिंक वो किए जाते हैं, कुछ केसेस हशप कर दिए जाते हैं, कुछ इसमें जाहिर है जो बड़े बड़े नाम वो बता रही होगी, जो जिन लोगों के नाम बता रही होगी उनसे कांटेक्ट किया गया होगा। अच्छा। ये आप जिस तरह और केसेस थे, आप बताएं कि अयान अली के केस में क्या हुआ? कोई बता सकता है कि उसको कैसे जाने की इजाज़त दी गई और उसके बाद क्या हुआ? चलें दे दी गई इजाज़त, वो भी समझ में आता, उसके बाद क्या हुआ? तो ये आपका लिंक्ड है सारा सिस्टम। सर और फैसला किया गया, मतलब ये तो बड़ी हाई लेवल की कार्रवाई लग रही है ना कि यहाँ से सिंध से जाती है पुलिस दूसरे सूबे, वहाँ पर जाके गिरफ्तार करती है। ये क्यों किया गया? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्या कंप्लेंट थी, ऐसा क्या ट्रिगर था? कई केसेस थे ना कराची में, किसी भी एक केसेस में मैंने वो कहा ना कि जब ड्रग्स जैसी चीजें या इस तरह की चीजें काफी अरसे से कोई इंक्वायरी चल रही थी, बड़े घरों तक पहुंच जाती हैं, जिसमें फैमिली को अचानक ये पता चलता है कि इस तरह की चीज़ हो गई, तो ये चीज़ें और भी बहुत से एंगल्स होंगे। नहीं वो
कर सकते, बहुत सी चीज़ें आपको पता होती हैं, आप नहीं पब्लिकली बोल सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जिस दिन केस शो किया गया, ये केस उससे पहले का है। अच्छा। और इसको कोई 1 हफ्ते 10 दिन पहले ले आया गया था, और फिर जो भी तहकीक हुई है, इसीलिए आप देखें ना कि उसको विदिन जिस दिन पेश किया गया उस दिन जुडिशियल कस्टडी देगी। एक ऐसी सस्पेक्ट जिस पे ड्रग्स का केस हो, उसको मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी कर दी विदाउट हैंडिंग ओवर टू द पुलिस। ये बजाते खुद तहकीक नहीं मांगता ये चीज़ कि आपने ड्रग्स के केसेस में, और इसमें सिर्फ चर्च का केस नहीं था, इसमें और भी केसेस थे, तो उसमें कैसे जुडिशियल कस्टडी कर दी, ऑन व्हाट ग्राउंड? क्यों नहीं ये पूछा गया पुलिस से कि अगर इतने सीरियस केस था कि इसको वो क्यों नहीं? इससे नजर आता है क्या कि वो कितनी पावरफुल है। तो ठीक है, फंस गई। नहीं, बट सर ये दोनों ना, ये दोनों चीज़ें मेल नहीं खा रही हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या आपको यहाँ पर इंटेंट अब ये नज़र आ रहा है कि पिंकी या पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इसके खिलाफ अब संजीदा तौर पे कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगा। तो फिर ये हशप हो जाएगा केस। ये चीज़ें होती हैं किसी पे प्रेशर डालने के लिए। अच्छा, ये कुछ बासर लोगों पे प्रेशर डालने के लिए, कुछ बासर लोग इससे, क्योंकि ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। ये याद रखें, ये सारी आपकी ये इस तरह की जो आपके एजेंसीज होती हैं, सब इंटरकनेक्टेड है। वरना तो इस शहर में कितना ये कारोबार चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? ये आपका होम मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया। होम मिनिस्टर को क्या पता किसका नेटवर्क क्या है? ये तो अभी होम मिनिस्टर बने, कल उससे पहले जो होम मिनिस्टर थे उनसे पूछ लें आप, उनको वो बता देंगे आपको। इस मुल्क में ऐसा होम मिनिस्टर भी रहा है जिसने ये कहा कि हाँ मैंने 10 लाख लोगों को असला दिया है, फिर आपने क्या कर लिया? उसका कुछ नहीं किया। हमारे तजियाकार बड़े इस मामले में थोड़े स्टेड लग रहे हैं, समझते हैं कि वही होगा इस केस का भी जो हर केस का होता चला है, यानी असर और रसूख जब गालिब आएगा तो फिर बचा लिया जाएगा, इस सारे के सारे मामले के ऊपर दबा दिया जाएगा, पर्दा डाल दिया जाएगा। तहकीकात शफाफ होंगी नहीं होंगी इसके ऊपर ज़्यादा होपफुल नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बाकी सवालों के साथ। वेलकम बैक। महमल, भारत के साबिक आर्मी चीफ RSS की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की तजवीज़ को कांग्रेस बड़े आड़े हाथों ले रही है और कह रही है गद्दारी है। इस रद्द-ए-अमल पर आपकी राय? आई थिंक ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात है। एक तो वैसे भी मेरे ख्याल में कि जो ये एंटी स्टेट, एंटी नेशनल, गद्दार और इस तरह के जो टैग्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ भी और भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे तो आपको मालूम ही है कि जिस तरह हिंदुत्व रजीम की तरफ से भी कहा जाता है, बहुत सारे जो प्रो पीस लोगों को कि गो टू पाकिस्तान और इस तरह की जो चीज़ें टारगेट होता है, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह का बयान आना काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसमें 2-3 चीजें लीना है। देखें, एक तो ये है कि क्योंकि जिस तरह जो अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो बीजेपी की जो एक जीत थी खासतौर पे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उधर से एक ऑपोजिशन अलायंस के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो कोई लीडरशिप या कोई ऐसी चीज दिखा नहीं सके, कोई स्ट्रैटेजी उनकी नहीं थी कोहेरेंट, तो उसकी वजह से उनके ऊपर आ रहा है। तो उनको अब समझ नहीं आ रही कि वो बीजेपी के ऊपर जो है वो किस तरह अटैक करे। हालांकि ये तो वैसे बीजेपी की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल पॉलिसी तो नहीं है, ये एक RSS की तरफ से बेशक उनकी एक्सटेंशन है, जाहिर आइडियोलॉजिकल एक्सटेंशन है उनकी, लेकिन इस तरह का बयान आना और ये चीज कहना। अच्छा, फिर दूसरा ये कांग्रेस वाले वही है लीना कि जो खुद भी इस चीज के विक्टिम रह चुके हैं कि जब इनके दौर में इनको बीजेपी भी ये वाली चीजें कहती थी, जब ये पाकिस्तान के साथ पीस की बातें करते थे, तो ये उनको ऐसे लोग जब इस तरह की चीजें करते हैं, ये हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, भारत के अंदर तो खैर बहुत ज्यादा है इस तरह की वो जो चीजें सामने आती हैं कि अटैक कर दो अगर कोई पाकिस्तान से पीस की बात करे या इस तरह की चीज करे। तो ये जंगजू माहौल से मेरे ख्याल में कौम को और उनकी जहन साजी जो हुई है उसको निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे डायलॉग रिजम्पशन की बात करें, आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें, आप नॉर्मलाइज हो कि जंगी माहौल तो नहीं हर वक्त रह सकता है। महमल, इसी नोट के ऊपर व्हाट डू यू मेक ऑफ द बयानात? पहले RSS के जनरल सेक्रेटरी ने बात की, फिर अब साबिक आर्मी चीफ ने बात की, ये आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? आपकी भारत के अंदर बड़ी बात होती रहती है, वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ये सडनली आवाज़ें और फिर इसके ऊपर उतना सख्त रिस्पॉन्स नहीं है जितना माजी में मिलता रहा है।
व्हाट डू दे मेक ऑफ इट? इसकी सेंस क्या है? अलीना, मैंने आपको जब पहले भी मार्का हक के दौरान जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि एक खबर जो आई है कि जो ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 जो मीटिंग हुई है वो भारतीय मीडिया के अंदर ही वो खबर रिपोर्ट हुई थी डिटेल्स के साथ। अच्छा, ये मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, बिल्कुल अभी जिस तरह भारतीय हुकूमत या रियासत की तरफ से अभी ये बयान नहीं है, लेकिन ये जो RSS के जनरल सेक्रेटरी का आना, फखर आमजी का ना, ये फीलर है। ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं, पल्स नब्ज जो आवाम की होती है उसको चेक करना चाह रहे हैं कि रिएक्शन क्या आता है। और अगर RSS जो कि आइडियोलॉजिकल हिंदुत्व बीजेपी का यानी मोदी रेजिम का एक विंग है, तो उसको जब आप इस तरह से इस तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब है कि इवेंचुअली कोई ना कोई बात जो है वो ऑफिशियल लेवल पे भी शायद सामने आए, नरम किस्म की सॉफ्ट कोई बात सामने आए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। चल रहे अभी ऑफिशियल नहीं है, अभी बैक चैनल। बट ये फीलर, आपकी राय में ये फीलर एक टेस्टर है देखने के लिए कि आवाम का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स आता है। बहुत शुक्रिया महमल, कल हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात, पूरा शो तकरीबन इसी के ऊपर था, बट थैंक यू सो मच फॉर इनसाइट। इरशाद भट्टी साहब, सर 6 अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है, ईरान से हॉर्मुज़ पर आयद यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा किया है, मौसर साबित होगा? बिल्कुल नहीं होगा मौसर साबित। और मैं हैरान होता हूँ अक्सर इस बात पर कि अरब मुल्क जो हैं वो इस बात पर तो मजम्मत करते हैं कि ईरान जो हमले कर रहा है, लेकिन इस पर कभी मजम्मत नहीं करते कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं। और इसी तरह ये जो कुवैत, सऊदी अरब, UAE, कतर, उर्दन ने ख़त लिखा है, अबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी ईरान की, गैर मशरूत तौर पर खोलने, नुकसानात मुआवजे समेत 6 मुतालबात कि जो नुकसानात का जो मुआवजा दिया जाए। आप ये सारे अरब मुल्कों को नहीं पता कि अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी कर रखी है? क्या उसका जिक्र है इसमें? और फिर क्या अक़वाम मुत्तहिदा से पूछ कर अमरीका ने ईरान पर चढ़ाई की 2 मरतबा? और अक़वाम मुत्तहिदा है कहाँ? ट्रंप साहब की नज़र में तो बेकार इदारा है। तो इसका कुछ भी नहीं होना, ना इस सतह पर जो हालात हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, इन ख़तों की कोई अहमियत है। पहले भी वो सलामती कौंसिल में जा चुके हैं और चीन और जो रूस है वो वीटो कर चुका है, और इन ख़तों की क्या अहमियत होगी? ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। शहजाद, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 414 रुपये पहुँच गई है, तकरीबन 145 रुपये, इसमें टैक्सेस और लेवी शामिल है। अब तनकीद इसके ऊपर ये हो रही है कि हुकूमत कुछ ना कुछ अपने हिस्से से ये जो टैक्सेस और लेवीज इकट्ठी करती है, इसको फ़ोगो करके आवाम को इन शदीद मुश्किलात या मुश्किल हालात में रिलीफ दे सकती है। क्या ये तनकीद जायज़ है, या आप समझते हैं मज़ीद गुंजाइश है आवाम को रिलीफ देने की इन हालात में? अलीना, ये तनकीद बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक तो चले हुकूमत ये कहती है कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है, लेकिन इस तरीके से अवाम पर एक मुश्किल वक्त में जब ऑलरेडी इंटरनेशनल ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही हो और उसका बोझ आप पास ऑन करें और फिर आप मजीद टैक्सेस का बोझ उन पर डाल दें, और जस्टिफिकेशन आपके पास सिर्फ ये है कि IMF ने आपको कहा है कि 160 रुपए लेवी होनी चाहिए क्यूमुलेटिव पेट्रोल पर और डीजल पे। तो इस मरतबा हुकूमत ने ये किया है कि जो डीजल है उस पर कम रखी है, तकरीबन 45 रुपए, और 117 रुपए लेवी उन्होंने डाल दी पेट्रोल पर। यानी कि इसको मजीद बढ़ाया जा सकता है, कुछ गुंजाइश है तकरीबन 25-30 रुपए की, इसको 160 रुपए तक लेके जाएंगे। और क्या बात करी हुकूमत कि IMF की डिमांड है। अब क्या IMF को ये जिम्मेदारी नहीं है हमारे हुकूमत की, वजारत खजाना की, कि वो उनको कन्विंस करें कि इन मुश्किल हालात में जब ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है, लोगों के पास जो है वो इनकम जो है उनकी उस तरीके से नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और इसको इतना तेजी से ना बढ़े। हुकूमत ये नहीं कर पा रही है, और हुकूमत कन्विंस क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि हुकूमत IMF से कहता है कि ठीक है, आप जो है प्रॉपर्ली जो है डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट करें अपने रिसोर्सेज को, लेकिन हुकूमत उसमें नाकाम रहती है। तो क्योंकि आप एक डिस्प्रोपोर्शनेट टैक्स कलेक्शन कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप इतना ज्यादा लगाया हुआ है कि आप को जो है बोझ उसी पे डालना पड़ता है। यानी हुकूमत अपने अगर टैक्सेस इकट्ठा कर रही होती और टैक्स नेट को ब्रॉड कर चुकी होती तो शायद इतना बोझ ना डालना पड़ता। तो ये इजी वे आउट है ना कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, चीनी पे टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लगाते जाएं। सैलरी जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो सैलरी क्लास पे लगा दे क्योंकि वो आउटसोर्स कर जाता है, बाकी उससे वसूल करना, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम हो, चाहे वो रिटेलर्स की इनकम हो, रियल स्टेट की इनकम हो, वो मुश्किल लगता है आपको। तो वहां पे आप जो है ना IMF उनको उस तरीके से जो है टारगेट्स देता है
मीट करने के लिए, ना उन पे इतना ज्यादा प्रेशर डालता है और ना हुकूमत जो है उस पर काम कर रही होती है। तो ये डिबेट IMF के साथ भी चलती रहती है। हम जब साफी वगैरह भी कभी इंटरेक्ट करते हैं तो हम भी उनसे ही बात कर रहे होते हैं कि जो प्रेशर आप डालते हैं कि नहीं सैलरी क्लास पे बोझ डाल दो, नहीं लेवी लगा दो, ये प्रेशर आपको चाहिए कि टैक्स ब्रॉडनिंग के लिए भी डाले ना। हाँ। उनको टारगेट दे कि रियल स्टेट पे, एग्रीकल्चर इनकम पे बात होती है, लेकिन वो प्रेशर नहीं होता हुकूमत पे। तो हुकूमत भी रिलैक्स है कि जहां आसानी से कलेक्ट होता है वहां से कलेक्ट कर लो। तो मेरे ख्याल से अच्छा, जब कभी कभार वो प्रेशर आता है ना, अब बल्कि वो सीजन आने ही वाला है, अब वो बजट सीजन आने ही वाला है, तो वो प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर आएगा। हुकूमत ये दावे भी करेगी कि नहीं 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 इस दफा हम देखना बिल्कुल डायरेक्शन सही करेंगे, इस दफा ये करेंगे। पिछले साल भी एक बड़ा लंबा चौड़ा तवील प्लान दिया गया, लेकिन हुआ फिर आज हम 1 साल बाद खड़े कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब। मजहर अब्बास साहब, सिंध के होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार को कानून और नज़्म की बेहतरी पर सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस भी किया एक बड़ा केस, इसके अलावा भी मनशियात के केसेस सामने आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ज़्यादा अच्छा सिनेरियो पेंट नहीं कर रही हैं और बिल्कुल नहीं कह रही हैं कि कोई बेहतरी हुई है। ये जो अवार्ड मिला है, क्या ये अवार्ड ज़मीनी हकीकत से मेल खाता है? देखिए, पहली चीज़ ये कि एक उसूली तौर पे कोई हुकूमत अपने ही वज़ीरों को कैसे नवाज सकती है? देखिए, असल चीज़ ये होती है, और ये मैं एक प्रिंसिपल की बात कह रहा हूँ। अच्छा। और चूंकि ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बट सर अगर आउट ऑफ द बॉक्स की है किसी ने कारकर्दगी, तो फिर मैं आपसे सुने ना, मैं आपसे ये बात इसलिए उसूली तौर पे कह रहा हूँ कि आपके इस बात को बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन आपके आइन के अंदर अवार्ड्स की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं और हम उन डेफिनेशन की हर साल वायलेशन करते हैं। वो लोग जो कानून समझते हैं, कानून जानते हैं, वो उस आइन की उस क्लॉज को पढ़ लें जो अवार्ड्स जिसमें लिखा हुआ है, वो क्लॉज ही अवार्ड्स की क्लॉज है। दूसरे ये कि और उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह कि सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी गालिबन, उसमें उस वक्त जो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मरहूम थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तकरीर पढ़ के सुनाई थी और उसमें ये बात की थी कि जो हुकूमत होती है वो अपने आप को नहीं नवाजा करती, इसलिए कि ये तो काम है हुकूमत का काम करना, मतलब ये आपका काम होता है। जिस तरह मुझे याद है, जैसे पुलिस ऑफिसर्स को हम अक्सर नवाज देते हैं कि जी इन्होंने बड़ा गैंग पकड़ लिया, अल्टीमेटली उस गैंग का क्या होता है? और जस्टिस नासिर असलम दाहे जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनकी रूलिंग थी कि अवार्ड उस सूरत में दिया जाए जब उस मुल्जिम को जिसने पकड़ा है उसको कन्विक्शन हो जाए, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तार करना किसी को काफ़ी नहीं होता, उसको सजा दिलवाना जो है सबसे अहम बात। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, मैंने साथ साथ निकाल ही लिया ताकि हमारी रहनुमाई भी हो जाए। आर्टिकल 259 कहता है कि सदर मुमलिकत इस तरह के अवार्ड नवाज सकते हैं ख़ास बहादुरी के लिए, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए, या फिर आउटस्टैंडिंग सर्विस इन स्पोर्ट्स, नर्सिंग और पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस तो हो गई ना सर? ना, देखिए क्या चीज होती है, जो वजीर हैं, जो वज़रा हैं, और मैं सिर्फ लंजार साहब की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात उस तरह से नहीं है। आई थिंक ये मॉरली ज्यादा आप एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूँ कि अभी तो देखे ना, अभी तो आपकी हुकूमत चल रही है, कल खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया हो जाता है, कल कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब लंजार साहब से मैं ये पूछूं कि शीमा किरमानी को क्यों गिरफ्तार किया गया था, और क्यों कराची प्रेस क्लब को हर दूसरे दिन जो है सील्ड चारों तरफ से घेर लिया जाता है? कौन सा कारनामा आप अंजाम दे रहे होते हैं, या उनकी जो पुलिस अंजाम दे रही होती है आप उसमें? तो इतना बड़ा दावा जो है, इतना बड़ा एकदम रिकग्नाइज भी कर लिया गया उस चीज़ को। मैंने खुद ही अपने जो है ऑफिस के किसी आदमी को ये मॉरली एथिकली गलत है। हाँ, कोई दूसरी गवर्नमेंट आए वो ये कहे कि हाँ इनके दौर में जो है वो, और वैसे तो लोग होते हैं आपका रिवॉर्ड। असल चीज़ ये होती है कि लोग आपके काम को पसंद करते हैं नहीं करते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी तो अल्टीमेटली आपको कोई तमगा मिले ना मिले, लेकिन लोग आपको अच्छे नामों से याद रखते हैं। ये मिनिस्टर्स, किसी भी मिनिस्ट्री का सबसे,
अब एक हमने पेट्रोलियम के मिनिस्टर को दे दिया, किस लिए? क्या क्या उन्होंने क्या वैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जब काम होता है ना, पब्लिक सर्वेंट्स जब काम करते हैं तो उनका काम बोलता है और वो सबसे बड़ा तमगा होता है। अभी हाल ही में ज़ोहरान ममदानी जो कि कुछ ही अरसा पहले न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क का जो बजट है उसको बैलेंस आउट कर दिया है। वो जो पता नहीं कितने कर्जे में था, उसको पहली दफ़ा हिस्ट्री में उन्होंने किताबें बैलेंस कर दिया है और कोई कर्जा नहीं है। अब जब काम होता है, काम किया जाता है, वो बोलता है, वो नज़र आता है और फिर सब तारीफ़ भी करते हैं, ना सिर्फ उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया सराह रही है उस काम को जो कि उन्होंने किया है। वेल, वी कैन ओनली होप फॉर सच थिंग्स फॉर अस इन पाकिस्तान। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।